अक्सर जब कोई भी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट सीएसआई नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसके बाद मेरे पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ऐसे कौन कौन सी वैकेंसीज है जहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं, या फिर कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जिनमें मेरे सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे यदि मैं सीएसआई नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर लेता हूं या फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता हूं। साथ के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और मुझे यदि रिसर्च फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना है तो मैं कहां से पीएचडी कर सकता हूं, इंडिया के कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से मैं रिसर्च करके अपनी सक्सेस की गाथा लिख सकता हूं। ए टू जेड सब कुछ यहां पर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद सीएसआई नेट केमिकल साइंस और इससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें आपके सिंगल डाउट नहीं रहेगा। आज ही आप क्लियर कट डिसाइड कर पाओगे कि आपको सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, है ना। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि सीएसआई नेट एक्चुअली क्या है। सीएसआई का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च है, नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि नेट का केवल एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर में अलग 3 पार्ट होता है, सेक्शन ए बी सी, लेकिन पेपर एक ही है, एक ही पेपर है। जब उसका रिजल्ट यहां पर आता है तो रिजल्ट में 3 कैटेगरी होती है। एक तो होती है कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट उनको मिलती है जिनके सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं, मतलब जो टॉपर्स होते हैं ना उनको मिलती है कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वो जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखो जिन स्टूडेंट के थोड़े से कम नंबर आते हैं उनको फिर मिलते हैं कैटेगरी सेकंड के अंदर जगह। कुल मिलाकर वो जो स्टूडेंट होते हैं इनके थोड़े से कम नंबर रहते हैं ना कैटेगरी सेकंड, और ये जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। और जिन स्टूडेंट के और भी कम मार्क्स आते हैं वो उनको जगह मिलती है भैया कैटेगरी थर्ड के अंदर। और ये जो स्टूडेंट होते हैं ये ना तो नेट के लिए एलिजिबल होगा ना जीआरएफ के लिए एलिजिबल होगा, ये केवल किसके लिए एलिजिबल होगा, केवल एडमिशन टू पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। तो ये तो बेसिक आइडिया है, ज्यादातर स्टूडेंट को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर अगर अपन देखें कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं बेसिकली 3 तरह की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है। 3 तरह की कौन कौन सी है। एक तो आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन करके जेआरएफ क्वालिफाई करके रिसर्च फील्ड के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यहां पर जब मैं इस टॉपिक को डिटेल में भी आपको बताऊंगा तो ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जहां से आप रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, है ना। और जब आप यहां पर मैं आपको बता देता हूं जेआरएफ को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी फेलोशिप भी मिलती है जेआरएफ, जिसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ ही यहां पर एकेडमिक फील्ड के अंदर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो वहां पर भी आप अपना कैरियर बना सकते हो ना। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज कौन कौन सी उसके बारे में भी यहां पर बात करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी निकल कर आपके सामने आएगी उसके बारे में भी यहां पर बात करूंगा। साथ के साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर होता है ना वो ये होता है कि नेट का सिलेबस काफी ब्रॉड होता है भैया, है ना। और इस सिलेबस को जब आप कंप्लीट करते हो तो आपके सब्जेक्ट जबरदस्त स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है इसके बारे में आपको मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 3 पॉइंट पर यहां पर डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च फील्ड। तो मैंने भी आपको बताया कि जब आप सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब कैटेगरी फर्स्ट के अंदर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सामने द्वार खुल जाते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने का, है ना। और इस दौरान आपको अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है जेआरएफ। तो कुल मिलाकर जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, कहां पर एडमिशन लेते हो वो बताऊंगा आपको मैं। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है। पीएचडी के दौरान लगभग 30 लाख की फेलोशिप आपको मिल जाती है ना। फेलोशिप से रिलेटेड हमने डिटेल वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिल सके किसके बारे में, जेआरएफ के बारे में ना, कि 30 लाख की फेलोशिप किस प्रकार से आपको मिलने वाले है ना। बाकी यहाँ पर समराइज करके इसको मैंने बता रखा है। अब बात करते हैं कि आप इंडिया के कौन कौन से टॉप मोस्ट
इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के लिए। तो देखो भैया आप कहां पर ले सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप सीएसआई लैब्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, है ना। सीएसआई लैब्स आप जानते ही हो, जैसे एनसीएल पुणे हो गया, आईआईसीटी हैदराबाद हो गया, एटसेट्रा, है ना। यहाँ पर मैंने एनसीएल ये सीएसआई लेबोरेटरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज का नाम लिखा है और वो किस फील्ड के अंदर रिसर्च कराती है वो भी यहाँ पर बता रखा है। हालांकि सीएसआई लेबोरेटरीज की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है ना, और इस लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से सीएसआई लेबोरेटरीज है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बाकी एक बार इसको समराइज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आईआईएससी बेंगलोर से आप पीएचडी कर सकते हो। देखो आईआईएससी बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। हर किसी का यहाँ पर एडमिशन नहीं होता। जेआरएफ में भी जिनके बहुत ही अच्छी रैंक आती है उनके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बनते हैं, है ना, बाकी के सिलेक्शन के चांस यहाँ पर नहीं बनते। तो कुल मिला के आपकी प्रिपरेशन कैसी है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। डिफरेंट आईआईटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो ना। डिफरेंट आईआईटीज यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर एटसेट्रा, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। साथ के साथ जो डिफरेंट आईआईएससीआर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जैसे आईआईएससीआर पुणे एटसेट्रा, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। इसी तरह जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे यहाँ पर जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, बीएच हो गया एटसेट्रा, वहां पर एडमिशन के चांस आपके ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर बात करी टॉप इंस्टीट्यूट की, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट की। देखो जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट है ना, जैसे आपके आसपास कोई प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज भी हो या फिर कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी हो, वहां तो आप एडमिशन ले ही सकते हो ना। वहां तो आपके कम रैंक रहेगी, हाँ, आपकी हो सकता है जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो, आपके नेट ही क्वालिफाई हुई तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है आपके नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ, कैटेगरी 3 के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया, तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, अगर आपने जेआरएफ बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर लिया तो ऐसे बड़े बड़े, है ना, टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। और ऐसे केस में जब इनसे आप पीएचडी कर लेते हो तो कैरियर तो आगे का ऑटोमेटिक आपका सेट हो ही जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और सबसे खास बात क्या है कि पीएचडी के दौरान अच्छी खासी आपको फेलोशिप भी मिलती है, जैसा मैंने आपको जानकारी प्रदान करी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे भैया कि एकेडमिक लेवल पर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो या फिर नेट क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब कैटेगरी फर्स्ट या फिर कैटेगरी सेकंड में आपका सिलेक्शन होता है, तो ऐसे केस में आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको बता देता हूं कि जो लेक्चरशिप की वैकेंसी निकलती है भैया वो कहां पर निकलती है। लेक्चरशिप की वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू वगैरह में निकलती है। हालांकि मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां पर हालांकि मिनिमम क्वालिफिकेशन वही रहेगी, कौन सी नेट, लेकिन पीएचडी वाले को प्राइमर यहाँ पर एक तरह से वरीयता दी जाती है ना। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है, नेट ही रहती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा लेक्चरशिप के लिए। अब बात करें यहाँ पर जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया एटसेट्रा। अब देखो इनमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जी यूनिवर्सिटीज वगैरह है, इनमें बेसिकली जो चांस बनते हैं, है ना, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाले स्टूडेंट के बनते हैं, लेकिन बाकी की बात करो स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह, इनमें नेट वाले के चांस भी बन जाते हैं अगर आपका सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, आप इनका खुद का जो पर्सनल एग्जाम्स होता है उसको भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं और नेट के प्रिपरेशन के बाद उसके क्वालिफिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। जो सबसे खास बात है वो है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना, जो पीएससी के द्वारा निकाली जाती है वैकेंसी, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आपके सिलेक्शन की, है ना। जैसे मैं बात करूं जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। अब देखो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी निकलेगी तो कुल मिलाकर आप जो फॉर्म भरोगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उससे आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो फाइनली आपकी जॉब कहां पर मिलेगी, जो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज है ना। इसी तरह से एमपी पीएससी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आपकी जॉब कहां पर लगेगी, आपके एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनके अंदर सिलेक्शन होगा, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। इसी तरह से एचपीएससी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर हरियाणा के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। तो कुल मिलाकर इन सभी एग्जाम में जब आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट होते हैं, नेट के बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ना। अब ऐसे लगभग हर स्टेट के अंदर ये वैकेंसी निकलती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट है यहाँ पर।
नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब बात करें कि इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। भाई अगर आपने नेट की प्रिपरेशन करी तो आपका सब्जेक्ट काफी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे केस में जब आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो टीचिंग के लिए अप्लाई करने पर जो पहला पायदान होता है, वहां पर पहला जो स्टेप होता है सिलेक्शन का, वो होता है उनका टेस्ट क्वालिफाई करना। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो बड़े इंस्टीट्यूट का तो आपसे टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं होगा। कोई सोचे कि मैंने केवल एमएससी कर ली है, मैं जाऊंगा दौड़ा दौड़ा और किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट को क्वालिफाई कर दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, तो भैया कुछ भी नहीं होगा, आप खुद फटकर वापस आ जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट का पहला स्टेप आप झटके में क्वालिफाई कर जाओगे, आपके फर्स्ट स्टेप में आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिर अगर आपने वहां पर डेमो वगैरह ढंग का नहीं दिया, टीचिंग वगैरह ढंग की नहीं रही, तो फिर प्रैक्टिस का पार्ट है, वो अलग पार्ट है। लेकिन अगर आप पहला ही स्टेप क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आप तो डेमो तक तो पहुंचोगे ही नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा भी सकते हो, है ना। बिल्कुल लो लेवल के एग्जाम से लेकर हाई लेवल तक के एग्जाम को पढ़ाने के लिए आप कैपेबल हो जाते हो। आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है, चाहे वो नीट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, एटसेट्रा, सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, मैंने तो शुरू से बताया कि नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर लो ना, तो भैया इसमें केमिस्ट्री का सब कुछ आ जाता है ना। आप 11th 12th स्टैंडर्ड से लेकर एमएससी तक जो कुछ भी पढ़ते हो ना, वो आपके नेट में यूज हो जाता है, या पर वो काम में आ जाता है। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसकी प्रिपरेशन करने के बाद आप फिर कोई सा भी एग्जाम, केमिस्ट्री बेस्ड इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, उसको क्वालिफाई करने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। अब यहां पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या भैया कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या नेट एलिजिबिलिटी है, मैं इसमें तो डायरेक्ट एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर पाऊंगा, हाँ इसमें नेट की क्या जरूरत है। अरे भैया एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे तुम अप्लाई तो कर सकते हो बहुत से एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, अरे कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको उस एग्जाम के 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप उठकर वापस आ जाओगे, आपके आने जाने का किराया जेब से लगेगा, ये मान के चलो। लेकिन अगर आपने नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर जितने भी एग्जाम में आप वहां पर पार्टिसिपेट करोगे, उनमें सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे, है ना, काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, मान के चलो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस बात का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि नेट के बेसिस पर मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ नहीं। अरे मान के चलो भैया नेट के बेसिस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप ने एमएससी के बेसिस पे अप्लाई कर दे, लेकिन उस एग्जाम को आप जिंदगी में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नेट आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आपका सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स है जहां पर नेट की अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो तो आपके फिर सिलेक्शन के चांस उनमें भी बन जाते हैं। जैसे गेट की बात करें, हाँ नेट की प्रिपरेशन आपने कर ली तो गेट और नेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर ले, गेट एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा 100%, है ना। इसी तरह से बहुत से जो स्टेट है उनका जो सेट का एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें तो सिलेबस ही भैया नेट का ही होता है ना। अच्छा एक बात जरूर है कि जैसे आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप हर स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो सेट का एग्जाम आपको देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर देना चाहे, नेट आपकी क्वालिफाई नहीं भी होती है, तो ज्यादातर स्टेट के जो सेट के एग्जाम होते हैं उनका सिलेबस वही होता है जो नेट में होता है ना। जैसे कि आरपीएससी हो गया, है ना, यहाँ पर अपन बात करें एमपी हो गया, साथ के साथ ही जैसे गुजरात हो गया एटसेट्रा, है ना। इसी तरह जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो सिलेबस होता है उसमें ज्यादातर केस में नेट का ही सिलेबस डिक्टो कॉपी रहता है, तो वैसे केस में आपके सिलेक्शन की चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसके अलावा कई सारे जो गवर्नमेंट जॉब है, जैसे साइंटिस्ट के हो गया, साइंटिस्ट बी के हो गया, साइंटिफिक ऑफिसर सी की वैकेंसी हो गई, जियो साइंटिस्ट केमिस्ट्री की हो गई, केमिस्ट का एग्जाम हो गया ना, टीआईएफआर केमिस्ट्री हो गया, पीजीटी केमिस्ट्री हो गया एटसेट्रा। इसी तरह से यहाँ पर जो है टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जूनियर टेक्नीशियन हो गया, साथ के साथ लेबोरेटरी ऑफिसर हो गया, है ना, यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, यहाँ पर असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर की पोस्ट हो गई, साइंटिफिक असिस्टेंट की होगी, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो गई, यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की पोस्ट होगी, साथ के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, पेटेंट ऑफिसर हो गया एटसेट्रा। कई सारी वैकेंसीज है।
अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, देखो मैं यहां पर ये बात नहीं कर रहा कि इन सभी में आप नेट के बेसिस पर अप्लाई करोगे, नहीं भैया, आप इनमें अप्लाई एमएससी केमिस्ट्री की बेसिस पे कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इनमें से कोई सा भी एग्जाम आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, है ना, कर ही नहीं सकते, ये मान के चलो, क्योंकि वहां पर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है, आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी हुई होती है, वो भी रट रटा के आपको आता जाता तो कुछ है ही नहीं, आपको क्या लगता है एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नेट आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर नेट के प्रिपरेशन आपने अच्छी कर ली तो आपका सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इन एग्जाम्स में जो भी केमिस्ट्री का पार्ट होगा उसको आप अच्छे से कवर कर जाओगे, है ना। अब यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे कुछ यहां पर है कुछ, जैसे मैंने बताया ना सेट का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर गेट वगैरह, इनमें ज्यादातर केस में कि सिलेबस सेम ही होता है, नेट और सेट गेट इनका, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नेट की प्रिपरेशन कर इनकी प्रिपरेशन साथ में हो गई। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि केमिस्ट्री के साथ साथ अदर पार्ट भी सिलेबस में होता है, तो ऐसे केस में केमिस्ट्री वाला सेक्शन तो आपका कवर हो गया नेट के अंदर ऑटोमेटिक है, जो बचा हुआ पार्ट है उसके आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने हैं, जिसमें ऑटोमेटिक आपके दूसरे एग्जाम में भी सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं, है ना। जैसे अभी ये DIPP है, पेटेंट ऑफिसर का ना, इसमें मेरे 2-3 दोस्त लगे हुए हैं, इसी तरह से बाकी केमिस्ट वगैरह में, है ना, इनमें बहुत सारे ऐसे है जहां पर कोई ना कोई मेरा मिलने वाला भी लगा हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहां पर अपन देखें जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। अब देखो ये तो मैंने क्या बताया कि पोस्ट का नाम बताया, अब बात करते हैं कि इस तरह की जो वैकेंसीज होती है, जैसे ये देख रहे हैं ना आपको टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, ये इस तरह की जो वैकेंसीज होते हैं वो कहाँ पर निकलते हैं ना, किस सेक्टर में निकलती है भाई, ये तो लगभग ज्यादातर स्टूडेंट जानते ही है, लेकिन इस तरह की वैकेंसीज कहाँ पर निकलती है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग सेक्टर बताऊंगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो यहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती है केमिस्ट्री के बेसिस पर, जैसे CSIR के अंदर निकलती है, DRDO हो गया, बार्क हो गया, ISRO हो गया, है ना, ICMR हो गया, इनके अंदर वैकेंसीज निकलती है। साथ के साथ यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो डिफरेंट PSU सेक्टर्स होते हैं यहाँ पर वैकेंसीज निकलती है, जैसे बात करें अपन ONGC हो गया, BIS हो गया, HURL हो गया, NAPL हो गया, है ना, CIL हो गया, NMDC हो गया, NTPC हो गया, एटसेट्रा ना। इसके अलावा और भी यहाँ पर हम देख सकते हैं भैया, यहाँ पर, है ना, जैसे आगे देख सकते हैं गेल है, सेल है, बेल है, BPCL है, HPCL है, IOCL है, PGCIL है, जहां पर वैकेंसीज निकलती है ना। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल हो गया, HAL हो गया, नाल्क हो गया, NLC हो गया, OIL हो गया। अच्छा, इनमें से ज्यादातर जगह पर जहां पर वैकेंसी निकली उनके हमने डिटेल वीडियो भी बनाया था जब वैकेंसी निकली है ना, और ज्यादातर के वीडियो हम बना चुके हैं इनमें से, जहां पर कुल मिलाकर वैकेंसी निकल चुकी है, ये मान के चलो। अब कई जगह पर क्या होता है कि एक्सपीरियंस मांग लेते हैं और कहीं पर विदाउट एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन वैकेंसी तो आती भी है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम बात कर सकते हैं अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वैकेंसी निकलती है, जैसे UPSC हो गया, है ना, तो यहाँ पर CPCB हो गया, इसी तरह से MECL हो गया, BDL हो गया, SPMCIL हो गया ना, यहाँ पर UCIL हो गया, यहाँ पर देखो CGPDM हो गया, MRPL हो गया, एटसेट्रा, इन सब जगह पर वैकेंसी निकलती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अपॉर्चुनिटी का तो देखो अथाह है ना, कोई कमी नहीं है। अगर सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अपॉर्चुनिटी तो तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए। HGOD क्लासेज जो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, इसीलिए हमने CSR नेट केमिकल साइंस का यहाँ पर प्री कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर आप छोटी सी अमाउंट पे करके पेड कोर्स पर जा सकते हो। बाकी कोर्स की डिटेल के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से इन कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, और HGOD क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।